नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधे मुद्दे पर। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में ह्यूज कैश मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या कहती है, ये पैसा किसका है, कितना पैसा एक इंसान रख सकता है, और इसको लेकर जो न सिर्फ जजों में हड़कंप मचा पड़ा है इस खबर को लेकर, बल्कि कई वकील भी परेशान है कि इतना कैश दिल्ली के एक जस्टिस के घर में कैसे मिल गया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सीमा कुशवाहा जी एडवोकेट हैं, जो श्रद्धा मामले की भी एडवोकेट हैं। मैम, ये बताइए कि जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर में ह्यूज कैश मिल रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना कैश है। 14 तारीख की रात को ये एक रेड होती है, उनके घर में आग लगती है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचते हैं, पता चलता है ये क्या, इतना अनअकाउंटेड अभी तो मनी है, क्योंकि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। और वहाँ से बाहर का एक प्रतिक्रिया आई है कि भाई ये क्या, ये कोई डस्टबिन है क्या, जो यहाँ किसी को भी फेंक दिया आपने। कहने का मतलब ये है कि इतना कैश मिलना और इनिशियली उनका ट्रांसफ़र क्या इशारा कर रहा है? देखिए, मैं जब न्यूज़ मैंने ये सुनी और मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आखिर जस्टिस के घर में कैश मिला तो वहाँ लोगों को जानकारी कैसे हुई। हाँ। मैं थोड़ा उस पर बात करूँगी। जानकारी ऐसे हुई कि जस्टिस प्रेजेंट नहीं अपने घर में और उनके घर में आग लगी। वो जस्ट कुछ लोगों को पता थी कि आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन ये जो आग है पूरे देश में फैल चुकी है। Okay. तो हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जिस हम पद पर हैं, जिस पोजीशन पे हैं, लोगों के वजह से या थोड़ी मोटी अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पहुँचे हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है। और उस पद पर बैठे हुए हमें लोगों को ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन पे है, जिस पद पर है, उनको जस्टिस कैसे डिलीवर करना। तो जब लोग इस तरीके से बेईमानी करते हैं तो ये आग जो है कभी भी भड़क सकती है, कैसे भी फैल सकती है। वो उनके घर की छोटी मोटी आग एक माध्यम थी ये बड़ी आग फैलने की। अब जो दूसरी बात जो आपने पूछी कि इतना ह्यूज अमाउंट में जो कैश मिला है, डेफिनेटली क्योंकि सैलरी जो है वो आती है करीब 2.25 लाख के नियर अबाउट हाई कोर्ट के जस्टिस की सैलरी है। तमाम तरीके के अनाउंसेस मिलते हैं, भत्ते जो भी हैं, वो सब इनका अकाउंट्स में आते हैं। ये कैसे आई और सडनली वो मिली है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इसमें अलग रोल है और इसमें तो आई थिंक मुझे लगता है कि सीबीआई वगैरह ईडी का भी मैटर आ जाना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से। लेकिन जैसे ये न्यूज़ फैली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं उन जो 1968 का एक्ट है उसके तहत एक कमेटी बनी, कॉलेजियम सिस्टम, और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जो आपने कहा कि हाई कोर्ट का कहना है इलाहाबाद का, पहले चूँकि ये हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही जस्टिस थे, कि हमारे यहाँ क्यों भेज दिया, तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए। तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि जब इस तरीके से कोई इसको क्राइम ही कहेंगे कर रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो अभी तो फिलहाल ट्रांसफ़र किया गया, और जब ट्रांसफ़र किया गया है तो जो लोग ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, प्रश्न तो उन पे भी उठेगा कि जुडिशरी करप्ट है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको और कितने लोगों के इन्होंने जजमेंट दिए होंगे, जो जस्टिस एज ए जस्टिस इन्होंने डिलीवर किए, वो लोग सोच रहे होंगे, जिनके अगेंस्ट में दिए होंगे वो सोच रहे होंगे कहीं हमारे केस में तो कुछ नहीं ऐसा हो गया। आखिर वो पैसा बहुत बड़ी बात है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों का भरोसा जो है, आम जनता का भरोसा जो जुडिशरी पर है, वो तो टूटेगा और साथ में ये पूरा सिस्टम प्रश्न के दायरे में आएगा। तो एप्रोप्रिएट जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मेरा जो अपना ओवरव्यू, मेरा जो मानना है कि इन पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी है, उसके साथ जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ये लोग मिलकर के एक जांची समिति बैठालते हैं जिसमें सीनियर जज भी, जिसमें जस्टिस भी हो सकते हैं, सीनियर एडवोकेट भी हो सकते हैं। जैसे कि कई एक केसेस में रामास्वामी का केस हुआ, एक और कोलकाता के जस्टिस का था, जिसमें ऐसा किया गया कि उनको अपॉइंट किया गया कमेटी में। फिर वो कमेटी इनसे स्पष्टीकरण मांगती है कि आप अपना पॉइंट रखो कि आखिर ये आपके घर में कैश आया कैसे। अगर किसी और का है तो आपके घर में क्या कर रहा है, और आप तो जस्टिस हैं, आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है, और तो फिर ये आपको स्पष्टीकरण देना होता है। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, देन ये जांच समिति
सेटिस्फाई नहीं होती इनके आंसर से तो इसको रिकमेंड कर देती है। फिर दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा के किसी में भी इनके अगेंस्ट में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। उस महाभियोग के प्रस्ताव में लोकसभा के करीब 100 सदस्य, राज्यसभा के करीब 50 सदस्य ये लोग वोट करते हैं। इनके दस्तखत जरूरी होते हैं, इनके दस्तखत हो जाते हैं, फिर वोटिंग होती, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फाइनली इनको राष्ट्रपति जो है दस्तखत करके इनको पद से हटा सकते हैं। ये पूरा इनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव का जो प्रोसेस है वो होता है। लेकिन दुख की बात ये है कि वो प्रस्ताव तो अभी बाद की बात है, इनका तो ट्रांसफर कर दिया गया। क्या इनसे पूछा नहीं गया, स्पष्टीकरण नहीं लिया गया? क्या वो जो जांच समिति है उस समिति ने इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी किया कि आखिर ये कैसा आया, कैसे आनन फानन में ये डिसीजन लिया गया, और जिसके वजह से ये चीज़ें मीडिया में हर जगह डिस्कशन का पार्ट बनी हुई हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगी चिराग जी, आर्टिकल 215 और आर्टिकल 215 और 129 है। 129 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि एक तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, दूसरी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लैंग्वेज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, एवरी हाई कोर्ट shall be court of record and shall have all the power of such a court including the power of punishment for contempt। कि अगर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं बैठे आज, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो कैश मिला है, वो कैश कहाँ से आया, इस पर हम सबको डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमें पनिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आलोचना करने का राइट नहीं है। आई एम द एब्सोल्यूट। ये जो आर्टिकल है, मुझे लगता है आर्टिकल 215 और आर्टिकल 129 इनका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। हम गुड फेथ में कर रहे हैं ना। अभी तक जो जस्टिस वर्मा जी हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया ये डिस्कशन का पार्ट नहीं थे। आप हमारी कंट्री के सिटीजन के टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, और उस सैलरी का आपकी जो लग्जरी है, आपकी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, उसके बदले में इस देश के सिटीजन आपको पे कर रहे हैं। फिर ये कैश आप ले रहे हो तो आप लोगों के साथ अगर गलत कर रहे हो, जो कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो डिस्कशन का पार्ट तो बनेगा, तो उसमें वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे अगेंस्ट कैसे हो जाएगी? लेकिन सीमा जी, सवाल तो ये उठता है ना कि ये कैश अभी हो सकता है हम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर दें कि कैश तो भैया मेरे बेटे का था या इनका था। तो क्या लीगली इतना कैश अगर जज के यहाँ से मिल रहा है, उनके घर से मिल रहा है, तो क्या ये भी ऑफेंस है? प्लास्टिक मनी और ये जो ईडी का लॉ है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक मतलब मैंने जितना सुना है कि 1 CR के नियर अबाउट है। ये कैश उनके घर में उनके बेटे का, उनकी बहू का है, उनकी पत्नी का है, किसका है? वो आया कैसे है? थ्रू वो अगर निकाला गया है किसी चैनल के, तो अभी तक फिर जस्टिफाई कर देना चाहिए था। आज कौन सी डेट है? 14 की बात है ये, और आज आई थिंक 21 है। कितने दिन हो गए हैं, अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? जबकि ये क्या प्रूव कर रहा है? ये तो अब देखिए, प्राइमा फेसाई जो हमारा, आपका, हम सबका, इवन कि उनका ट्रांसफ़र भी किया गया। ट्रांसफ़र क्यों किया गया? अगर वो ऑनेस्ट थे, फर्स्ट डे ही स्पष्टीकरण दे करके कि ये मेरे बेटे का कैश है, क्योंकि आप जुडिशरी का पार्ट हैं, आप कोई आम नागरिक नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं थी हम इसलिए नहीं दे पाए। राइट, आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर हो। आप तो ये कह सकते हैं कि मेरे घर में किसी ने रख दिया साजिश के तहत। साजिश के तहत आपके घर में, तो मतलब आप अपने घर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इन लोगों को सिक्योरिटी भी मिलती है। तो आपके घर में आकर के कोई अंदर कैसे, और वो भी ऐसा बिखरा हुआ नहीं था, वो तो घर में जब आग लगी है तो आग बुझाने के प्रोसेस में वो कहीं रखा होगा हिडन, तो वो फ्रंट पर आया है। तो देखिए, ये हम लोग भी हम लोग देखिए उस पोजीशन पे नहीं है कि हम जस्टिस की तरह इंटरप्रिटेट करें चीज़ों को, लेकिन हम लोग भी लर्नेड है, तो उसमें चीज़ों को देख करके ओवरव्यू तो दिया जा सकता है, और हमारे इस परसेप्शन को, हमारी इस चीज़ों को, हमारी इस इंटरप्रिटेशन को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर इस डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान है, संविधान के तहत संस्थाएं हैं, संस्थाओं के तहत ये लोग हैं। लेकिन कभी कभी चिराग जी, मुझे ये महसूस होता है कि लोग अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को इतना ज़्यादा हाइप कर देते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम द सुपीरियर,
वो चीज़ें ना आपको उस प्रोफेशन में सही से काम नहीं करने देती हैं। तो इन चीज़ों को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। कोई भी किसी भी पोजीशन पे अगर वो उसने गलत किया है तो डेफिनेटली उसको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन मैम मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था कि एज अ जस्टिस जब तक वो सर्व कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर हो सकता, वो जब फॉर्मर हो जाएंगे तब मुकदमा हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्रिमिनल केस में तो हो सकता है, लेकिन ये जो है कैश का और इन सारी चीज़ों का, उसमें जब तक वो महाभियोग से हटाए नहीं जाते हैं जो प्रोसेस है उसका पार्ट, तब तक नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद तो हो सकता है। तो ये इनका इस तरीके से रहता है। लेकिन मैम एक चीज़ रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस भी कहती है कि इतना कैश तो कोई रख ही नहीं सकता, चाहे वो वैलिड हो कैश, चाहे वो ब्लैक मनी हो, चाहे वाइट मनी हो। आप अगर जस्टिफाई भी कर रहे हो हाँ। तो भाई आया कैसे? ये तो हम एक तरफ हमारी सरकार प्रमोट कर रही है कि जो भी ट्रांजैक्शन है राइट, और आप इस पोजीशन पे होकर के कैश को रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पावर्स हैं, रेपुटेशन है, प्रेस्टीज है, सब कुछ आपको मिला हुआ है। इतना पैसा क्यों अट्रैक्ट करता है किसी को भी कि आप अनएथिकल काम करके मतलब इस तरीके से आप अपनी सर्विस को उस संस्था पर प्रश्न का कारण बन जाते हैं। तो ये चीज़ें भी एक बार अगर मान लीजिए कल को ये प्रूव हो जाए कि ये पैसा, क्योंकि अभी तो चीफ जस्टिस उनसे जवाब मांगेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, वहाँ वो अगर उनको लगेगा कि वैलिड पॉइंट है तो वो मानेंगे, नहीं वैलिड लगेगा तो कमेटी फॉर्म होगी और वो फाइनली इन्वेस्टिगेट करेगी और वो आगे जो भी डिसीजन लेना होगा लेगी। आप तो अभी से उनको दोषी देखिए मैं दोषी उनको करार नहीं दे रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि ऐसे मामला पलट गया फिर ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं। ये मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो दोषी हैं, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि एक चीज़ तो सच है कि हमारे देश में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी करप्ट नहीं है, हो सकती है ना, ये सबके लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ये आज डिस्कशन और डिबेट का पार्ट है। तो इसमें अगर कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन किसी पोजीशन पे रह कर के अगर उसके ऊपर प्रश्न खड़ा हुआ है तो मीडिया भी तो प्रोटेक्ट है, उसके पास राइट है प्रेस के पास कि वो डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का, और जुडिशरी अपना काम करेगी कि हाँ ये दोषी हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले एक सवाल सबसे बड़ा कि इतना ह्यूज अमाउंट का कैश कैसे आया? आरबीआई की गाइडलाइन, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें तो प्रश्न अगर दायरे में है तो डिस्कशन का पार्ट है, उसमें हम कर रहे हैं। चलिए खैर देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि क्राइम तक इस खबर के पीछे लग गया है और आपको सच दिखा कर रहेगा कि आखिर इतना कैश कहाँ से आया, ये तो बताना ही पड़ेगा। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो पर्सनली जो फील किया है या जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रही हूँ, चिराग जी, बहुत मुश्किल है जो पावर पर पोजीशन पे लोग बैठे उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करके उनको हटा पाना। तो आपका कहना है कि यहाँ भी मुश्किल होगा? मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, शमित मुखर्जी के खिलाफ एक्शन हुआ था, नहीं वो हुआ था ना, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, ये भी सच है। तो देखिए, देश से ऊपर, हमारे संविधान से ऊपर, यहाँ की डेमोक्रेसी से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा, हमें डिलीवर करना, बिल्कुल ठीक कहा सीमा जी ने। खैर इस मामले में देखना होगा कि क्या वाकई सच सामने आता है या नहीं आता है, या किस फॉर्म में सच सामने आता है। ये वीडियो किस लिए की जरूरत है। शुक्रिया।